हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान के नोट्स। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट साइकोलॉजी, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज हमारे थर्ड पार्ट में। कंप्लीट करेंगे इन द सेंस कि हम नेक्स्ट पार्ट पर आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कर देंगे, बहुत लंबा सफ़र है, बट हम अच्छे से साथ में मिलके चलेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो और मुझे भी, राइट। तो आज जो हमने कल क्या किया था, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी हमने की थी, और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच हमने कल की थी, और आज हम करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि एग्जिस्टेंशियल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। एग्जिस्टेंशियल हम कल कर चुके हैं, वो यही था कि हमारा जो लाइफ है उसका रियलिटी क्या है, हार्श रियलिटी क्या है, वो उस पर थोड़ा सा बिलीव करती थी और उसको बताती थी कि भाई हमारा कनेक्शन क्या है, एंड समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आज हम आते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी की। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको समझ में आए और आपको वीडियो अच्छी लगे। इनफैक्ट आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट बता सकते हैं, और मैं उसको पूरी हेल्प करूँगी आपको उसको सोल्व करने में। ठीक है। ओके, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारी क्या है, थर्ड साइकोलॉजिकल फोर्स। आपको याद हो तो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल फोर्स क्या था, एक सेकेंड, ये जो मैं कर रही हूँ आपको पता है ना, ये हमारे साइकोलॉजी का सिंबल है। तो इसीलिए मैं साइकोलॉजी पूरा ना लिख के और ये सिंबल बना रही हूँ, तो आप समझ जाना। आप ये मत सोचना कि ये क्या त्रिशूल बना दिया। ओके, ये हमारा साइकोलॉजी का सिंबल है। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो थर्ड फोर्स है। और जैसे कि आपको याद हो, हमारा फर्स्ट जो फोर्स था वो क्या था, साइको एनालिसिस। सेकेंड स्कूल ऑफ फोर्स जो था वो हमारा क्या था, सेकेंड साइकोलॉजिकल फोर्स क्या था, बिहेवियरिज्म। और थर्ड क्या है, ह्यूमनिस्टिक। ठीक है। और फोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्स यानी कि वो चीज़ें या वो थ्योरी या वो अप्रोचेस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। तो थर्ड फोर्स, ठीक है। अब जो इनका फोकस था वो क्या था, सेल्फ अवेयरनेस और फ्री विल पे। किस पे था, सेल्फ अवेयरनेस और फ्री विल पे। यानी कि आपको याद हो जैसे कि साइको एनालिसिस थी, साइको एनालिसिस क्या बोलती थी कि भाई अगर बच्चे में कोई भी दिक्कत आती है तो उसका जो जिम्मेदार होगा वो क्या होगा, अनकॉन्शियस माइंड। याद है ना। और आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ये किसका मानना था, ये साइको एनालिसिस वालों का मानना था। और बिहेवियरिज्म वालों का क्या मानना था, उनका मानना था कि जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या सिचुएशंस हैं या रिवॉर्ड पनिशमेंट, जो भी कंडीशनिंग आप करते हैं या आपको रेनफोर्समेंट मिलता है आप गलत चीज़ों पे या सही चीज़ों पे, उसके ज़रिए आप कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्शन आप करते हैं। ये था बिहेवियरिज्म वालों का मानना। तो मतलब इन्होंने क्या कर दिया, सारी चीज़ें किसी और पे डाल दी। बट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आप जो करते हैं उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं, आप खुद ही हैं, उसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने किस पे फोकस किया था, सेल्फ अवेयरनेस और फ्री विल पे। कि भाई आप ऐसा मत करो कि भाई ये काम आपने कर दिया और आप कह रहे हो कि बचपन में मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, या आप कह रहे हो कि अनकॉन्शियस माइंड में की वजह से आपने एक्शन किया। नहीं, आप खुद सेल्फ अवेयर हो, आपके पास फ्री विल है, आप इतने सक्षम हो कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का मानना था। ओके बच्चों, क्लियर। फिर है जिसमें जो नोटेबल ह्यूमनिस्ट थे वो थे कार्ल रोजर्स और हमारे मैस्लो। ठीक है, ये दो इसमें नोटेबल ह्यूमनिस्ट थे। और ये किसके उससे जाने जाते थे, ये जाने जाते थे कार्ल रोजर्स पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। इनका जो मानना था, इनका मानना था कि पर्सन सेंटर्ड अप्रोच, कि भाई इंसान को रखो मद्देनजर। पर्सन मतलब वो खुद ही जिम्मेदार है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी उस चीज़ पे बिलीव करते थे। देन फिर मैस्लो की क्या थ्योरी दी थी उन्होंने, आपको पता हो, एनीवन, किसी को पता हो, हायरार्की ऑफ नीड्स क्या दी थी, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी किसने दी थी, ये थी मैस्लो ने। और इसमें जो सेल्फ, जो सबसे ऊपर वाली स्टेज थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
ठीक है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सोच के ना, मतलब पढ़ के, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो एक चीज़ हमेशा सबसे पहले दिमाग में आती है, दैट इज संन्यास। मतलब ऐसी स्टेज आप मोह माया त्याग देते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नेट क्लियर हो जाता है, तो जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा तो आप कौन सी स्टेज पे होंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको भी हो जाएगा कि भाई जो आप चाह रहे थे आपने वो पा लिया है। ठीक है, वो चीज़ है। अकेडमिक्स है ना, अकेडमिक्स या फिर एज अ स्टूडेंट की जो लाइफ है हम उससे इंटरलेट करके हम बोल सकते हैं ना। एवरीवन वांट्स टू रीच हाई पोटेंशियल, ओके, सबको पता है। फिर ये क्या है, मैस्लो एंड रोजर्स बोथ एग्री ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो दिया था मैस्लो ने, बट जो कार्ल रोजर्स थे वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ थे, वो इससे एग्री करते थे। ठीक है, अब ये थी क्या थी, क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर कैसे होगी, क्वालिटेटिव यानी कि सब्जेक्टिव। अब ये क्या मानते थे कि भाई आप खुद अवेयर हैं, अब पर्सन अवेयर होगा, पर्सन खुद ही अवेयर है तो वो क्या करेगा, हम किसी से पूछेंगे कि भाई आपने काम क्यों किया, फॉर एग्जाम्पल, क्या वही वाली चीज़, क्वेश्चन कैसे, वाई, आपने ये काम क्यों किया, तो वो बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे किया, जो भी जिसने एक्सपीरियंसेस बताएगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इंसान जिम्मेवार है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स या अनकॉन्शियस ऐसी चीज़ें नहीं है जैसे कि अनकॉन्शियस बिहेवियर हो गया या चाइल्डहुड चीज़ें हो गई, वो मेजर नहीं कर सकते हैं एक्चुअली। बट यहाँ पे क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी कि जिस सारी डाटा वो देगा वो सब्जेक्टिव होगा, और अगर वो सब्जेक्टिव होगा तो फाइन करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे, दैट इज़ क्वालिटेटिव। अगर सब्जेक्टिव है तो क्या होगा, वो क्वालिटेटिव ही होगा ना नेचर में, तो वो चीज़ें। अब ये था फोकस ऑन ओनली कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड पे, मतलब अगर ये क्या कह रहा है कि ये मेनली फोकस करते थे कॉन्शियस माइंड पे, यानी इन्होंने सीधा सीधा गोली मार दी भाई फ्रेड को। ठीक है, बिकॉज उनका क्या मानना था, अनकॉन्शियस, तो मतलब बिल्कुल अपोज करते थे ये साइकोएनालिसिस थ्योरी को। ओके, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो क्या था, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो करता है। फिर आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है, कॉग्निटिव अप्रोच आती है। कॉग्निटिव अप्रोच किसने दी थी, उल्रिक नाइसर ने दी थी। इनका जो फोकस था वो यही था कि हाउ पीपल थिंक, कि इंसान सोचता कैसे है, राइट और ये क्या था, एज द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए इनका जो फोकस था वो किस चीज़ पे था, हाउ पीपल थिंक, कि इंसान सोचता कैसे है। ये मर्ज हो रहा था 1960s में इन रिस्पॉन्स टू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को रिस्पॉन्स देने के चक्कर में, बिहेवियरिज्म का मानना क्या था कि इंसान जो भी करता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, किसी से कंडीशनिंग कर ली या रेनफोर्स मिल जाता है उसको, रेनफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड मिल जाता है उसको, तभी वो कुछ सीखता है, गलत या सही जो भी है। लेकिन कॉग्निटिव क्या चीज़ थी, दैट फोकस ऑन हाउ पीपल थिंक, कि इंसान कैसे सोचता है। बिहेवियरिज्म ने जो थ्योरी दी थी उससे क्या साबित हुआ कि भाई जो आदमी है वो तो माइंडलेस है, उनका खुद का दिमाग तो है ही नहीं, वो तो सब कुछ सीखते हैं, मतलब बाहर वालों से सीख लिया, उसने क्या किया वैसा क्या किया, लेकिन खुद की जो थिंकिंग है वो क्या थी, एब्सेंट थी बिहेवियरिज्म के थ्रू। तो ये क्या कर रहे थे, रिस्पॉन्स, बिहेवियरिज्म के रिस्पॉन्स में ये एमर्ज हो रहा था। ठीक है, अब इंस्पायर्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म से इंस्पायर्ड थे। जैसे कि पहले जो स्टार्टिंग में जब ये कॉग्निटिव अप्रोच आई थी तब क्या था, तब ये क्या होता है, सीरियल प्रोसेसिंग करते थे, मतलब कि एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया और उसको सीरियल वाइज उसको अच्छे से समझना पढ़ना, और ये सारा किस में था कि भाई पार्ट्स में डिवाइड करना और स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें करना, ये सब थे स्ट्रक्चरलिज्म में। तो किससे इन्फ्लुएंस थे, ये थे हमारे स्ट्रक्चरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड, कौन, कॉग्निटिव अप्रोच। ओके भाई, ये भी हो गया। फिर हमारी आती है मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी। जैसे हमने अभी तक देखा कि, और अभी तक पूछा भी, मेनली जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपकी 3 फोर्स कौन सी हैं, पहली साइकोएनालिसिस, सेकंड बिहेवियरिज्म, और थर्ड थी हमारी ह्यूमनिस्टिक। लेकिन जो हमारी फोर्थ फोर्स है वो है मल्टी कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखना फोर्थ फोर्स कौन सी है, ये फोर्थ फोर्स कौन सी है, मल्टी कल्चरल साइकोलॉजी। इसका क्या, ये कोई स्कूल नहीं है, याद रखना, ठीक है, ये कोई स्कूल नहीं है। तो इसका क्या मानना था, इसका मानना था कि अगर आप एक कोई थ्योरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब पर अप्लाई हो। अगर आप कोई थ्योरी दे रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी हो सकती है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी हो सकती है। ये ऐसे था मल्टी कल्चरल।
ठीक है, ये सभी कल्चरल को लेके चलना। जैसे कि इंडिजीनियस टर्म है, आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। इंडिजीनियस यानी कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए, एक होती है साइकोलॉजी, जैसे कि मैं कोई थ्योरी दे देती हूँ वर्ल्ड वाइड लागू होगी, और एक थ्योरी अगर मैं आपको दूँ तो वो आपकी एक पर्टिकुलर कल्चर में या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या देश में मैक्स वहीं पर लागू हो सकती है। दूसरे देश में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो वहाँ पर नहीं होगी। सॉरी मेरी ऐसी गंदी सी ड्राइंग के लिए। ओके, तो हाँ, तो वो वहाँ पे लागू नहीं होगी। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है, अभी आप थोड़ा सा सोचिए, आप वीडियो को पोज कर लेना, खुद से सोचना कि ऐसा कुछ है कि जो हमारे देश में प्रॉब्लम है और वो बाहर नहीं है। सोचिए, पोज कर लेना, ठीक है। और अभी मैं बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में क्या है, कास्ट। कास्ट सिस्टम पे कितनी सारी कन्फ्लिक्ट्स होती है हमारे देश में, होती हैं। लेकिन यही चीज़ फॉरेन कंट्री में होती है, नहीं होती। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसका एक डिफरेंट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम भी डिफरेंट है। बाहर जो विदेश है वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा, वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा होता है। तो रेसिज्म ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे नहीं होता है सच। तो वहाँ की प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो वहाँ का सॉल्यूशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ इंडिजीनियस, ठीक है। एक पर्टिकुलर सीमित, मतलब जो किसी चीज़ में सीमित हो, किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर कल्चर में जहाँ सीमित हो, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसलिए हमारा फोर्थ जो फोर्स है साइकोलॉजी का, वो कौन सा है, मल्टी कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है, डन हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज सोशो कल्चरल अप्रोच। ये किसने दी थी, एलिस वाइगोत्स्की ने। आपने इनकी थ्योरी पक्का पढ़ी होगी। इनकी देखिए, इनका जो क्या मानना था, तो ये जो मेनली मानते थे कि भाई जो चिल्ड्रंस है ना, ये मानते थे कि इंसान जब भी सीखता है जब वो समाज में निकलता है, जब दूसरे से इंटरेक्शन करता है, इनका ये मानना था, ठीक है। और ये मानते थे कि दे बिलीव एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अंडरस्टैंड आउटसाइड द कल्चर। मतलब कि ये मानते थे कि भाई अगर जब तक इंसान है ना बाहर समाज में नहीं निकलेगा, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो वो क्या ही सीखेगा, राइट। और वो अपने जो उसका कल्चर होगा ना, उसका कल्चर जो है वहीं पे वो ज़्यादा सीख पाएगा, ना कि बाहर, ठीक है। और ये फोकस जो था इनका था MQ। MQ की फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो MQ का फुल फॉर्म क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये क्या मानते थे, ये मानते थे कि भाई आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्लेस ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं कि भाई जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे वो, ठीक है। तो आपको इंटरेक्शन करनी चाहिए, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, आपसे उम्र में बड़ा है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, तो आपको उसकी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अगर आप उसकी गाइडेंस लेंगे तो आप में ही आपका ही फ़ायदा होगा, ये वाइगोत्स्की का मानना था। ओके, ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, बिकॉज वीडियो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लंबी हो, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ थोड़ी थोड़ी ही मैं बनाऊँ, क्या पता आप देखिए ना देखिए वाली चीज़, दैट्स फाइन। और थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी कब आई थी हमारी, 1998 में। किसने इंट्रोड्यूस की थी, मार्टिन सेलिगमैन ने। इन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। ये ना जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से याद रखना। कई बार क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बट हम भूल जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के नेम, लेकिन जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी दी थी मार्टिन सेलिगमैन ने। ये क्या थी, इससे पहले क्या था, साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी के आने से पहले ये सिर्फ एक फिक्सिंग था। मतलब साइकोलॉजी का मतलब क्या सोचते थे लोग, ठीक करना, इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ये साइज मतलब फिक्स करना एक तरीके से। बट बाद में एक ऐसा शिफ्ट आया कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी आई, तो साइकोलॉजी क्या हो गई, वो शिफ्ट हो गई फिक्सिंग टू फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग यानी इजी, और इजी बना दिया आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के जीने का तरीकों को। क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे कि साइकोलॉजी, अभी सोच ना साइकोलॉजी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये तो अपना इलाज करवाने जा रहा है। बट पॉजिटिव साइकोलॉजी ने आके अपना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस डाला, इनफैक्ट काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला, और लोगों को लगने लगा कि भाई नहीं, साइकोलॉजी सिर्फ इलाज नहीं है, जीने के तरीके को वो बहुत अच्छा बना देती है। आपका जो बेस्ट वर्जन है वो उसको निकाल सकती है पॉजिटिव साइकोलॉजी। आप पॉजिटिव साइकोलॉजी अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं सच बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी लाइफ में। आपके पास साइकोलॉजी हो या ना हो, बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा,
राइट। तो ये आपका जो बेस्ट वर्जन है ना वो निकाल के देती है। ये कब हुआ? ये वैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या था, सब लोग हताश थे क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारी भुखमरी थी उस टाइम पे, बहुत कुछ था। तो वहाँ पे जब एक पॉजिटिव साइकोलॉजी आई थी, तो जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आई तो जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मेंटालिटी जो है लोगों की वो चेंज होने लगी। ठीक है, दैट इज़। फिर आती है आपकी एथोलॉजी। एथोलॉजी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। ये हमारा साइकोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिस्ट, सॉरी एक कॉनरेड लॉरेंस, ठीक है जी, कॉनरेड एंड लॉरेंस 1930s में इन्होंने एथोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया था। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया था एनिमल के बिहेवियर को स्टडी। क्या किया था इन्होंने? एनिमल बिहेवियर, ये मैंने ज़्यादा बड़ा कर लिया, राइट, सॉरी यार, यहाँ लिख रही मैं। ये क्या करते थे? एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते थे। अब आप कहेंगे एनिमल बिहेवियर को स्टडी तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने किया, तो इसमें क्या अलग है? ये क्यों इतने स्पेशल है ना? क्यों स्पेशल हैं ये इतने? क्योंकि जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एनिमल को स्टडी किया था और फिर किससे कंपेयर किया? ह्यूमन से। उन्होंने एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, उनको समझा और फिर वही चीज़ किस पे लागू कर दी? ह्यूमंस पे। बट इन्होंने क्या किया, लॉरेंस ने क्या किया, इन्होंने पढ़ना ही एनिमल के बिहेवियर को, तो इनको ह्यूमन से मतलब नहीं है, इनको ह्यूमन के बिहेवियर से मतलब नहीं है। इनको क्या करना था? इनको एनिमल का ही बिहेवियर स्टडी करना था। तो इन्होंने पर्टिकुलर स्टडी किस पे की? सिर्फ और सिर्फ एनिमल बिहेवियर पे। ओके, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल है। इनकी स्टडी आप पढ़ सकते हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया, जो लोग लेबोरेटरी में एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उनसे मूर्ख इंसान कोई नहीं है, इनका ये मानना था। क्योंकि इनका मानना था कि एनिमल्स पे अगर आपको स्टडी करनी है तो आप फील्ड में जाके करिए। इन्होंने भी सारी स्टडीज़ अपनी फील्ड में की थी, तो इनका ये मानना था। ओके, तो ही वॉन्ट्स टू स्टडी ओनली एनिमल बिहेवियर। ओके, तो आज की वीडियो है वो मैं थोड़ी यहीं कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपने पहले कभी सुना ना हो तो इसके बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसको एक अलग से टाइम दिए, अलग से टाइम दीजिए। उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिर्फ इसी पे ही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पैराडाइम। पैराडाइम क्या है, उसके टाइप्स करेंगे, किस तरीके से यूज़ आता है वो करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि मुश्किल टॉपिक है, इजी है, काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ हमारे पैराडाइम पर हो, ठीक है। इसलिए अभी तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आया हो तब भी आप अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। कोई डाउट हो आप वहाँ बताना, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ आपके लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।